आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। स्वागत है आपका। बात हो रही थी ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर। एक बड़ा अहम मुद्दा इनके साथ जुड़ा हुआ है। इतने डिवोटेड बीएसपी के साथ एक लंबा समय आपने गुजार दिया। आप वो इंसान है जो माननीय काशीराम से 1 to 1 मिले, उनके साथ आप बैठे, उनके विचारों को सुना, उनको अनुसरण किया। क्या वजह हो गई थी गोरखपुर से चुनाव लड़ने के बाद, मायावती जी के सपोर्ट होने के बाद पार्टी छोड़ दिया आपने? कुछ काला दिन मेरे साथ आ गया था, वो तब कुछ गलतियां हो गई थी हमसे, तो हमको नहीं करना चाहिए था। मैं इस बात को मान्य बहन जी से बता के, और मान्य बहन जी ने हमको माफ भी कर दिया उसके लिए। वो मेरी गलती थी। घर हमारा बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी ही हमारी पार्टी है, और कुछ घर में ही आपस में जब कभी बर्तन वर्तन खनखनाता है तो कुछ हो जाता है। वो तो ठीक है, इतने आप कैडर के आदमी, इतनी जड़ें तक पहुंच थी आपकी, सब कुछ है, उसके बाद भी आखिर क्या वजह, क्या बेस वजह थी कि जिसकी वजह से आप बीएसपी को टाटा बाय बाय कर एसपी का टाटा बाय बाय मैंने नहीं किया। मैं लगभग 6-7 महीना बीएसपी से दूर रहा, मगर पूरे 6-7 महीने में कभी कोई एक भी इंटरव्यू या कभी कोई एक भी मेरी बयानबाजी या मेरा कोई एक भी इस तरह का आप नहीं बता सकते कि मैंने बीएसपी के खिलाफ या मान्य बहन जी के खिलाफ या बीएसपी के नेताओं के खिलाफ या बीएसपी का जो मूवमेंट है उसके खिलाफ मैं कुछ बोला हूँ। तो मेरी गलती थी, मान लीजिए किसी कोई मेरे अंदर शैतान घुस गया था जो मैं बीएसपी छोड़ करके। कहाँ पे चोट लगी जावेद सिमनानी को कि डाइवर्जन हो गया? नहीं, दिल तो मेरा कभी कहीं नहीं गया। मैं बीएसपी में ही था, हमेशा से बीएसपी के साथ था, और उस वक्त भी मैं बीएसपी में ही था। 9 अक्टूबर को जब मान्य बहन जी ने लखनऊ में आह्वान करके, मान्य बहन जी के आह्वान पर जब लाखों लोग, कई लाख 50 लाख लोग जब लखनऊ में इकट्ठा हुए, तभी मैं बहुत खुश हुआ और मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया उस वक्त, 9 अक्टूबर में। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी हाँ तो थे, वो तो दिल तो मेरा बहुजन समाज पार्टी में ही था। मेरे फेसबुक आईडी पे पोस्ट हुआ था उस वक्त 9 अक्टूबर को। मैं 9 अक्टूबर को गया भी था। तो अगर हम आपको मान ले तो आपकी जो रूह, आपकी जो हुआ बीएसपी के साथ ये था, फिजिकली आप जो है समाजवादी हुआ ये था कि किसी गुस्से में मैं समाजवादी, तो कुछ लोग मिले और ले जाके उन्होंने समाजवादी में फोटो खिंचवा दिया। मैं 1 रुपए का समाजवादी पार्टी का मेंबर नहीं बना था, और आपसे भी बीच में कई बार बात हुई तो मैंने बताया मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। आपसे तो बात होती है तमाम लोगों से। मैं मेंबर समाजवादी पार्टी का 10 पैसे का भी मैं मेंबर नहीं बना था। कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी के नेता से मेरी मुलाकात करा दी थी और उसकी फोटो वायरल हो गई, और फोटो वायरल होने के बाद ये हुआ कि जब फोटो वायरल हो गई, नेता से मुलाकात हो गई, तो लोग समझने लगे कि मैं समाजवादी पार्टी में चला गया। गोरखपुर शहर की अगर बात करें तो 9 से लेकर फोटो लगी थी, यहाँ तक बड़ी होर्डिंग फोटो। आज भी अगर सपा कार्यालय की बात करें तो शायद वो होर्डिंग लगी हुई है। हाँ, तो वो लगी होगी। वो लोग, उन लोगों को हटा देना चाहिए समाजवादी पार्टी कार्यालय में। अगर वो हमारी होर्डिंग लगा के रखे हैं तो ये उनकी कमी है। मैं तो उनको हटा देना चाहिए, मैं तो हटाने जाऊंगा नहीं। अब मेरी फोटो कहीं लगा दिया जाए। मान्य बहन जी ने मुझको लोकसभा का कैंडिडेट बनाया और पूरे लोकसभा में मेरी फोटो और पोस्टर लगे हुए हैं। आप कोई अपने घर लगाए तो मैं हटाने तो जाऊंगा नहीं। उसमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आपकी फोटो लगी हुई है। तो उन लोगों ने लगाया है ना, तो उनको हटाना चाहिए। वो लगाए हैं तो मैं अब क्या करूं उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। मैं तो और 3-4थे दिन से ही मैं लगातार बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ कोऑर्डिनेटरों के और मान्य बहन जी के संपर्क में आना चाहता था, मगर पूरे शहर में आपका वेलकम हुआ, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यालय हो, नौसर से लेकर के आपके गोरखपुर का प्रथम आगमन हो, हर जगह आपका वेलकम किया। ऐसा है, उनको जरूरत थी वेलकम करने की तो उन्होंने किया, और नहीं करना चाहिए था उनको। उन्होंने किया, उनको जरूरत है। वो ठग है,
वो वेलकम करके ठगना चाहते हैं। हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं और उन्होंने वेलकम किया, ये उनका मामला है, ये तो उनका अपना मामला है, उन्होंने वेलकम किया। और सबसे बड़ी बात, तो बिना प्राथमिक सदस्य बने आपको जो हाँ, मैं प्राथमिक सदस्य नहीं बना समाजवादी पार्टी का, नहीं बना। कोई बता नहीं सकता मैं समाजवादी पार्टी का 1 रुपए का भी प्राथमिक सदस्य हूँ, कोई रसीद नहीं दिखा सकते आप, मैं नहीं बना। उसके जिस दिन मुलाकात लोगों ने करा दिया, उसके तीसरे दिन से चौथे दिन से ही मैं लगातार अपने लोगों के संपर्क में था, सारे लोग जानते हैं। और लगातार, क्योंकि मान्य बहन जी को वहाँ जल्दी माफी नहीं मिलती है और तमाम लोग पार्टी में वापस होना चाहे, तो हमारा बहुजन समाज पार्टी थोड़ा अलग तरीके की पार्टी है। ये राजनीतिक पार्टी कम और मिशन ज्यादा है, तो ये मिशन की पार्टी, मिशन मूवमेंट इस पे काम होता है। तो मैं लगातार संपर्क में था और जैसे ही मेरी मान्य बहन जी से संपर्क में आ गया, मैं तुरंत ही माफी मांग करके मैं फिर से पार्टी में वापस आ गया। ये 7 महीने 8 महीने का जो आपका गैप था, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, 7-8 महीने में तमाम बीमारियों से ग्रसित हो गया। अब क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? हम लोगों की फ्यूचर प्लानिंग मान्य बहन जी तय करती है। हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी में कार्यकर्ता हैं और मान्य बहन जी हम लोगों की नेता हैं। मान्य बहन जी ही हम लोगों की सारी प्लानिंग तय करती है। बहुजन समाज पार्टी का सारा रूट में, बहुजन समाज पार्टी कैसे चलेगी, क्या हुआ, सब मान्य बहन जी तय करती है। और हम लोगों की फ्यूचर की प्लानिंग बहुत जबरदस्त है। आने वाले 2027 से आप देखिएगा, बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वो तो कई 2012-17 से ये नारा सुन रहे हैं, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहा। हर बार होता है कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, आपको पता नहीं कैसे पार्लियामेंट के अंदर जो है 50 सीटें आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी कहाँ दिखेगी आपको, कहाँ देखना चाहते हैं? सीट क्यों नहीं आ रही है? धरातल पे काम हो रहा है, मिशन आपका अच्छा है, विजन अच्छा है, गोल आपके अच्छे हैं, आप हर तबके को लेकर के चल रहे हैं। बहुजन सुखाए, बहुजन हिताय, सर्वजन सुखाए, सब सारे धर्म और सारे प्रांत पंथ को लेकर आप साथ चल रहे हैं। क्यों नहीं सीट्स आ रही हैं? क्या वजह है उसके पीछे? उसके बार बार ये भी इल्जाम लग रही है कि ये जो है भाजपा की बी टीम है। हम भाजपा की बी टीम है। क्यों सीधा ये बात होती है कि अरे भाई सुन लीजिए, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, क्यों लड़ रही है, किसका नुकसान करेगी? वो भाजपा की भी टीम नहीं है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में जा करके सारी सीटों पे चुनाव लड़ गई, सारी सीटों पे लड़ गई, एक भी सीट जीत के नहीं आई। वो भाजपा की भी टीम नहीं है। और बहुजन समाज पार्टी को भाजपा का बी टीम कौन कह रहा है? बहुजन समाज पार्टी को भाजपा का बी टीम वो कह रहे हैं, प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो लोग हैं वो बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कह रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं रह गई। निर्वाचन आयोग से लिस्ट जारी हुई, भारत निर्वाचन आयोग ने बताया है, अभी 1 साल नहीं हुआ, भारत निर्वाचन आयोग ने बताया कि देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो उत्तर प्रदेश में लोग हैं, ये लोग तो अभी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए संघर्ष में है कि मैं राष्ट्रीय पार्टी बन जाऊं। हम इस पे कहीं भी नहीं कर रहे। एक वक्त का नहीं, मैं आपकी बात मानने से एक वक्त नहीं, आज की बात है। आज बहुजन समाज पार्टी इस आजाद भारत, इस हिंदुस्तान वर्ष में आज बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी राष्ट्रीय पार्टी आज है। हम जो कह रहे हैं वो सुन लीजिए। एक वक्त था सिर्फ 3 ही पार्टी नेशनल पार्टी हुआ करती थी, जिसमें एक बहुजन समाज पार्टी थी। और वो नहीं है, सुनिए, हम सिर्फ 3 की बात कर रहे हैं, अभी हम 6 की बात नहीं कर रहे हैं। और वो लगातार वो मेंटेन की हुई है। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि नेशनल पार्टी होने के बावजूद पार्लियामेंट के अंदर आपका प्रेजेंस नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ, विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो गई हैं।
विपक्ष की सारी पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, और बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन से, अपने विजन से, अपने कॉन्सेप्ट से, सामाजिक परिवर्तन के नारे से अलग नहीं होगी। चलिए 27 में सीधे सीधे सवाल करते हैं, 27 में बीएसपी का मुस्लिम चेहरा कौन? बहुजन समाज पार्टी में चेहरा नहीं बनाया जाता। बहुजन समाज पार्टी नसीमुद्दीन फिर क्या थे? नसीमुद्दीन फ्रंट पर आगे आगे उनको लेकर के चला जाता है। जब वो त्रिकोण चल रहा था आपका ट्रायंगल, बहन मायावती जी, सतीश मिश्रा जी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, एक ब्राह्मण, एक दलित और एक मुस्लिम, वो समीकरण कहाँ है? वो सोशल इंजीनियरिंग कहाँ है? 2027 में कौन चेहरा, मुस्लिम चेहरा? 2027 में मुस्लिम चेहरा, ब्राह्मण चेहरा, बहुजन समाज पार्टी चेहरों पे विश्वास नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी चुनावी वादों पे विश्वास नहीं करती। आपने कभी भी एक 2007 की पूर्व बहुमत की सरकार बनी, तब भी आपने कभी बहुजन समाज पार्टी का घोषणा पत्र नहीं देखा होगा। बहुजन समाज पार्टी इस देश की सारी पार्टियों से अलग है। बहुजन समाज पार्टी अपना घोषणा पत्र नहीं देती। बहुजन समाज पार्टी चुनाव के पहले के वादों पे विश्वास नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी चेहरों पे विश्वास नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी पूरे मुस्लिम समाज के सम्मान के लिए खड़ी है, और बहुजन समाज पार्टी में ही मुस्लिम समाज का, ब्राह्मण समाज का, सर्व समाज का सम्मान सुरक्षित लोगों को दिख रहा है। और बहुजन समाज पार्टी 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं। मतलब सोशल इंजीनियरिंग खत्म? नहीं, सोशल वन मैन शो। बहुजन समाज पार्टी हमेशा बहन जी की नेता रही है हम लोगों की। आज कोई नई बात सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे थे उस वक्त, तो नहीं, नेता तो बहन जी, नेता की हम मना ही नहीं कर रहे। एक चेहरा हुआ करते थे सतीश मिश्रा जी, तो एक चेहरा हुआ करते थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी। नहीं, सरकार बनने के बाद जब सरकार बन गई तो चेहरा बन गया, सरकार बनेगी तो चेहरे बन जाएंगे। ऐसा नहीं, हमेशा साथ रहे। जब से उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग शुरू की है तब से वो हमेशा साथ रहे। बहुजन समाज पार्टी में मैं अगर गिनाने लगूं तो 80 से ज्यादा ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जिसको फ्रंट पे क्यों नहीं आते हैं? फ्रंट पे कौन दिख रहा है आपको? वही पूछ रहा नहीं, हूं। आपको कौन फ्रंट पे दिख रहा है? आप बताइए। हमको तो कोई नहीं दिख रहा। हमको तो जब आपको कोई बीएसपी तो कहीं दिखी नहीं रही। जब आपको कोई नहीं दिख रहा तो मुस्लिम चेहरे कहाँ दिखेंगे? बीएसपी कहीं नहीं दिख रही है। आपको जब कोई दिख ही नहीं रहा बीएसपी का, तो मुस्लिम चेहरे कहाँ दिखेंगे? नौशाद अली साहब है, मुनकाद अली साहब है, ये लोग बहुजन समाज पार्टी के रीढ़ हैं। क्या बात कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी में एक से एक माइनॉरिटी के चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, जो पूरे पूरे 5-5, 6-6 मंडलों के इंचार्ज हैं। अब आपको नहीं दिखेंगे ना, क्योंकि आपको कहाँ दिख रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी फ्लैग लगा के, प्रचार करके और झूठे वादे करके लोगों को ठगने का काम तो करती नहीं। फ्लैक्स का प्रचार तो जब काशी राम जी का या बहन मायावती जी का या अम्बेडकर जी की जयंती या परिनिर्माण दिवस आता है तभी लगता है, वैसे तो दिखता नहीं। नहीं, आप बाबा साहब की जयंती का जो आप बात कर रहे हैं, माननीय काशीराम साहब की जयंती की बात कर रहे हैं, साहू जी महाराज के जयंती की बात कर रहे हैं, संत कबीर के जयंती की बात कर रहे हैं, तो ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का एक हिस्सा है इनकी जयंतियां मनाना। अभी अगर 1 साल 1.5 साल की बात कर ले तो इतना ज्यादा अम्बेडकर की मूर्तियों के साथ लोगों ने घटना ही हुई है, जिसको लेकर के काफी क्रोश रहा है। बीएसपी ने जगह जगह इसके लिए जो है एजुटेशन भी किया और वो किया, लेकिन कहीं कुछ हालात दिखते हुए नजर नहीं आते। एक दिन के लिए होता है, एक दिन आपका ज्ञापन दे दिया, एक दिन का एजुटेशन कर लिया, लेकिन ये लगातार हो रहा है। दूसरी बात, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जिसको आप कहते हैं हम सब समाज को लेकर के चलते हैं, उनकी लगातार हत्याएं हो रही है। अगर हम गोरखपुर शहर की बात कर ले तो एक तरफ से आफत आई हुई है, लेकिन उस पर कहीं बीएसपी नजर नहीं आती है। इसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी। विरोध कौन प्रकट करेगा? नहीं, आपको कैसे लग रहा है बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब जो भी घटना इस तरह की गोरखपुर में खास तौर पे हो रही, लगातार डेली, मतलब कोई हर दूसरे तीसरे दिन हमारा प्रतिनिधिमंडल कहीं ना कहीं इस तरह की घटना में जाते हैं। हम लोग अभी आप लोग कप्तान साहब से मिले थे, उसके पहले मिले थे, फिर उसके पहले मिले थे, डीएम साहब से मिले थे। मतलब हमको लगता है हमारे जो थे सरदार गोरखपुर के हरि प्रकाश निषाद जी, जो थे सरदार जिला अध्यक्ष हैं गोरखपुर के, वो लगातार कमेटियां बना करके रोज मिल रहे हैं अधिकारियों से, जो भी किसी इस तरह की कोई घटना हो रही, मगर हमारे मिलने से, हमारे उसका विरोध दर्ज कराने से इनके
भारतीय जनता पार्टी के कान पे कोई जुआ नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके की सरकार चला रही है। ये हिटलरशाही चल रही है देश में। देश हो खासतौर से उत्तर प्रदेश में तो पूरा हिटलरशाही चल रही है। जिसको चाहो मार दो, तमाम हत्याएं हो रही है। निषाद समाज की हत्या भी हो गई, आपने देखा। अभी एक हॉस्पिटल में तो उसने ऑपरेशन के दौरान अंदर कुछ सामान ही छोड़ दिया पेट के अंदर, उसका कोई एफआईआर नहीं हुआ, ना ही तो अभी तक उसके ऊपर कोई सख्त कार्रवाई हुई। तो ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी तो देश को और प्रदेश को एकदम से पता नहीं कहां जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो वोट है, वोट का परसेंटेज जो बहुजन समाज पार्टी के पास है, जो 12, 12.5, 13% गिरी हालत में जो वोट आपने पिछली बार देखा बहुजन समाज पार्टी को मिला है ना, 12.5, 13% वोट। मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, 78,000 वोट मुझको मिला है ना। तो ये वोट, ये जो 78,000 वोट मुझको मिला, जो 12, 12.5% वोट उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव निशान पे पड़ा। ये बहुजन समाज पार्टी के पास ही सिर्फ है जो वोट बहुजन समाज पार्टी को डायरेक्ट ट्रांसफर होता है हाथी के नाम पे, बहन के नाम पे। और ये 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख लोकसभा में और 70,000, 75,000, 60,000, 40,000 हर विधानसभा में ये जो बड़ा वोट है, इस वोट में जब कोई दूसरा वोट जैसे ही जुड़ेगा परिवर्तन हो जाएगा। तो मायावती जी का तो बड़ा एक स्टेटमेंट बड़ा प्रचलित हुआ था कि हमने सारे वोट जो है डाइवर्ट कर दिया बीजेपी की तरफ। करती बात कर रहा है, ऐसा तो कोई आपको ये बेहतर याद होगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट देखिए। अब एआई से कुछ बना दीजिए और इस तरह का एआई तो अभी 1 साल से है। हाँ, कुछ बना दीजिए, कोई कुछ स्टेटमेंट और पहले का नहीं, वो ऐसा कोई स्टेटमेंट माननीय बहन जी का कभी नहीं था। और लोग तो बदनाम करते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये भी बहुजन समाज पार्टी का प्रचलित है लड़ा। मगर आप नहीं बता सकते कि बहुजन समाज पार्टी के किसी सभाओं में, बहुजन समाज पार्टी के किसी बैनर में कभी ये नारा लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे विरोधी बहुत जबरदस्त लोग हैं। हम जो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना चाहते हैं, आरएसएस कभी नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम समाज, मतलब कुल मिला के मैं कहूं कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ इस देश की असली ताकत है। दलित मुस्लिम गठजोड़ इस देश की असली ताकत है। और जो हमारे विरोधी हैं वो कभी दलित मुस्लिम गठजोड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे। और जब दलित मुस्लिम गठजोड़ इकट्ठा होगा, मैं आपको बता दूं पूरे उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में दलित और मुसलमान अगर इकट्ठा हो जाए तो उस विधानसभा को 50,000 से अधिक अंतर से जीतने से कोई रोक नहीं सकता। इसका सीधी मिसाल है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। माननीय मुख्यमंत्री होने, उनके मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खाली हो गई, सदर लोकसभा। और खाली होने के बाद चुनाव हुआ, माननीय बहन जी ने समर्थन कर दिया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का। हुआ क्या? कुछ नया नहीं हुआ था। सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो वोटर्स हैं वो किस तरह के हैं और किसको वोट करते हैं। ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। मगर सिर्फ माननीय बहन जी के सपोर्ट करने से दलित मुस्लिम गठजोड़ इस लोकसभा में बन गया। समाजवादी पार्टी के लोग मान दिग्विजय जब वो सीट खाली हुई थी उस वक्त भी बाई इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी जीत गई थी। हाँ, तो जब उस वक्त तो बीएसपी थी नहीं। दलित मुस्लिम गठजोड़ अलग चीज है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कहीं इकट्ठा हो सकता है। दलित और मुस्लिम गठजोड़ जब इकट्ठा हो जाएगा तो देश और प्रदेश की कोई भी सीट जीती जा सकती है। और दलित वोट मतलब मैं आपको बता दूं 60% बहुजन समाज पार्टी के साथ है। और पिछली बार 27 में गोरखपुर की जनता जावेद सिमनानी को एक उम्मीदवार की तरह देखेगी।
उम्मीदवारी की जहां तक बात है, हम बहुजन समाज पार्टी, मैं कोई नेता नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का कैडर हूं। बहुजन समाज पार्टी हमारी पाठशाला है। मान्य बहन जी ने मुझको लड़ाया था चुनाव, मैं तो 27 में दिखेंगे। तो मान्य बहन जी अगर लड़ाएंगी तो उम्मीद है, तो देखिए उम्मीद है। हमको तो उम्मीद 2024 में भी नहीं थी। मैं सोचा नहीं था, अंदर से तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय पार्टी से लड़ूंगा। कभी मैं सोच ही नहीं सकता था। मेरी क्षमता और औकात हैसियत नहीं थी, वो भी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ूंगा। ये तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था, मगर मान्य बहन जी का आशीर्वाद लगा तो मैं लड़ा, और मान्य बहन जी का आशीर्वाद अगर मिल जाए तो क्या बात है, मैं तो किसी के खिलाफ लड़ जाऊंगा, टर्म के खिलाफ लड़ जाऊंगा। चलिए, तो ये थे जावेद सिमनानी साहब। इन्होंने कुछ अपनी जिंदगी के अनछुए पहलू को बड़ी खूबसूरती के साथ रखा और बताया। होप सो कि जिस तरह से इनका ये कहना है कि अगर पार्टी ने इनके ऊपर दांव खेला तो शायद ये ट्रम्प के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर हम मिलते हैं नई शिक्षा के साथ एक नई जगह पे।